जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी टेट जनवरी जो 21 जनवरी को होने वाला है दोस्तों, उसी से संबंधित आज मैं पेपर 2 से संबंधित सामाजिक विज्ञान का टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जो एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 का पूरा निचोड़ होगा दोस्तों। इससे पहले मैं 3 पार्ट करा चुका हूं, आज हमारा पार्ट 4 है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके और हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहें और अपने आप के आंसर को देख लें कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, उपर्युक्त सभी। तो इसको कहते हैं दोस्तों राज्यसभा। ऊपरी सदन को क्या कहते हैं दोस्तों? राज्यसभा कहते हैं। आइए चलते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? कार्यपालिका का हिस्सा पूछ रहा है दोस्तों। गृह मंत्रालय का सचिव, जिलाधीश होता है, पुलिस महानिदेशक, गृह मंत्री। तो इसका होता है कार्यपालिका का राजनीतिक हिस्सा दोस्तों गृह मंत्री होता है। डी बिल्कुल इसका सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नांकित राजनैतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। तो दोस्तों सांसद इसके कानून में क्या कर सकती है दोस्तों? संशोधन कर सकती है। याद रखिएगा, तीसरे का ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अति मुद्रास्फीति क्या है दोस्तों? मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरना, मूल्य बढ़ोतरी, मुद्रा का मूल्य गिरना, मूल्य घटना दोस्तों। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरना अति मुद्रास्फीति कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था दोस्तों? 1939 से 1945, 1918 से 1939, 1914 से 1918, 1940 से 1945। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 तक चला था दोस्तों। ये इसका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जर्मन संसद क्या कहलाती है? क्या कहलाती थी? जर्मन संसद क्या कहलाती थी दोस्तों? राइख, ड्यूमा, गैस्टपो, रिस्टांग। बताइए दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? तो यह कहलाती थी रिस्टांग कहलाती थी दोस्तों। डी बिल्कुल इसका सही होगा, छठे का डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नाथसी जर्मनी में कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आंकी जाती थी? यहूदी, रूसी, नार्डिक आर्य, पोलिश। बताइए दोस्तों इसका कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी हो जाएगा नार्डिक आर्य। नाथसी जर्मनी में कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आंकी जाती थी दोस्तों? तो नार्डिक आर्यन आंकी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कब कर दिया गया था? 1962, 1963, 1961, 1964। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी 1964। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? 1964 बिल्कुल सही है, डी। अगला प्रश्न होगा आप लोग के सामने यह दोस्तों। घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा कानून का मसौदा पहली बार कब तैयार किया गया था? 1997, 1998, 1999, 2000। बताइए दोस्तों इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी 1999 में यह मसौदा
तैयार हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह रहा 10वां प्रश्न। संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून को कौन निरस्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री। तो इसको कौन निरस्त कर सकता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न होगा आप लोग के सामने यह, नगर पालिका की योजना क्या थी? 1931 की जनगणना से पता चला कि पुराने शहर में भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों। प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे। नई दिल्ली में प्रति एकड़ 3 लोग रहते थे। उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों, तीनों ऑप्शन इसका सही है। उपर्युक्त सभी, डी बिल्कुल सही होगा इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12वां। कौन सी यूरोपीय जाति व्यापार करने के लिए भारत आई? कौन सी यूरोपीय जाति थी जो व्यापार करने के लिए भारत आई थी? डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, उपर्युक्त सभी। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, सभी लोग व्यापार के लिए ही भारत आए थे। डी बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13वां। हवेलियों में किन लोगों के रहने का इंतजाम था? गाड़ी बानू, तंबू लगाने वाले, मसालची खातेदारों, क्लर्कों घरेलू नौकर, उपर्युक्त सभी। तो सभी को रहने का इंतजाम किया जाता था दोस्तों, हवेलियों में सभी लोग रहते थे। डी बिल्कुल इसका सही है। आइए देखते 14वां प्रश्न। फारसी भाषा में गोदाम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? औरंग, देवांग, राग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 14 का हो जाएगा दोस्तों ए बिल्कुल सही होगा। औरंग होगा दोस्तों 14वां का। 15 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है? साल, सागौन, शीशम, ये सभी। बताइए दोस्तों इसका कौन सही हो जाएगा? तो सभी ये पेड़ हैं दोस्तों जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उष्ण कटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में दोस्तों 3 ऑप्शन है, इस पे विचार करना है, फिर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। तो इसका है पहला पॉइंट, उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती हैं। आगे कह रहे हैं अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है दोस्तों। इस 3 प्रश्न को आप तीनों पॉइंट को देख लीजिए, उसके बाद कूट का प्रयोग करना है दोस्तों। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? कौन से कथन दोस्तों इसमें क्या बताना है? असत्य है। तीनों में से गलत कौन है दोस्तों? थोड़ा छोटा कर लेते ताकि सभी ऑप्शन दिख जाए। हाँ बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों। अब याद रखिएगा कूट का ही प्रयोग करना है दोस्तों। तो कूट के प्रयोग से अब देख लीजिए आप कौन सा सही हो जाएगा इसका। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यही दोनों क्या है? असत्य हैं। 1 और 2 उष्णकटिबंधीय घास स्थल भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं, यह बात गलत है। और कह रहा है कि दूसरा उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती हैं, ये भी गलत है। इसलिए यह दोनों बात असत्य पूछा था, तो इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 17, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर होती है? तापमान पर, वर्षा पर, हवा पर, डी का है दोनों, ए और बी दोनों। तो बताइए दोस्तों वनस्पति की वृद्धि तो दोस्तों तापमान भी चाहिए और वर्षा भी तो चाहिए दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और बी दोनों। डी बिल्कुल इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई जो अपनी गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रह सकते? दोस्तों प्रश्न देख लीजिए आप भी।
ऑप्शन है अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, अनुच्छेद 39A बिल्कुल सही होगा, इसका याद रखिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है? पाकिस्तान, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो 19 को होगा दोस्तों सी, दक्षिणी अफ्रीका है जो दोस्तों गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं। मांजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, यह किस नदी में स्थित है? सिंधु, सतलजो नहीं दोस्तों, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा। बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, ब्रह्मपुत्र में स्थित है मांजुली। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? डोडा बेटा, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, पारसनाथ। 21 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, 21 का हो जाएगा बी, अनाईमुडी। याद रखिएगा 21 का बी होगा। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? अंडमान और निकोबार में, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, अंडमान और निकोबार में पाया जाता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अगला प्रश्न होगा 23, निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम भूस्थल है? हिमालय पर्वत, अरावली, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय क्षेत्र। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, सी हो जाएगा इसका, प्रायद्वीपीय पठार। याद रखिएगा इसका प्रायद्वीपीय पठार होता है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1905 में, 1907, 1912, 1914। बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा इसका? तो 24 का हो जाएगा डी, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था दोस्तों। 25वां प्रश्न होगा, एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? एशियान मार्ग, सिल्क मार्ग, व्यापार मार्ग, अफ्रीकी मार्ग। बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, सिल्क मार्ग। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 26, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 122वां, 182वां, 182 दोस्तों, मतलब 182, 100वां, 150, 133वां। बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, 133वां। डी बिल्कुल इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया, मासीराम, चेरापूंजी, कोच्चि। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? बताइए बी, मासीराम में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। उपन्यास को साहित्य का एक आधुनिक रूप माना जाता है क्योंकि एक यांत्रिक आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस ने उपन्यास को जन्म दिया, मुद्रित पुस्तकों ने इसे लोकप्रिय बनाया, इसलिए कहते हैं दोस्तों यह उन शहरों में लोकप्रिय था जो आधुनिक समय में फल फूल रहे थे। सी है, यह 18वीं शताब्दी से वास्तव में लोकप्रिय हो गया, हालांकि पहली बार 17वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ। डी कह रहा है, बेहतर संचार ने उपन्यास को साहित्य का नया रूप दिया। बताइए दोस्तों इसका कौन होगा? ऑप्शन पहले प्रश्न देख लीजिए। उपन्यास को साहित्य का एक आधुनिक रूप माना जाता है, तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए हो जाएगा बिल्कुल इसको सही। तो 28 का होगा दोस्तों ए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 29, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति, ज्ञानवादी, शांति, बहुमूल्य धातु। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, संपत्ति का दोस्तों। याद रखिए दोस्तों इसका ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया दोस्तों?
अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या 19 में या 21 में मेरे दोस्तों? तो यह दिया गया है दोस्तों 19 में, अनुच्छेद 19 में यह अधिकार दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निवेश किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 27। बताइए दोस्तों 31 का कौन होगा? तो 31 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए। याद रखिएगा 31 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किसी क्षेत्र में महिलाओं को कुल भागीदारी है 40%, 30%, 50 कि 60? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए 40%, बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 8.6%, 9.68%, 10.68%, 12.68%। बताइए दोस्तों 33 का कौन हो जाएगा? तो 33 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी 10.68% दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, और आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि 34 में आपके कितने सही हुए दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इनमें कौन सा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? काशीराम, साहू महाराज, वीराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों 34 का हो जाएगा ए काशी राम है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। तो यह रहे मेरे दोस्तों पेपर 2 से संबंधित आज हमारे 34 प्रश्न दोस्तों। और ये हमारा सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप जांच लीजिए। मिलते रहेंगे दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।